नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है आपका राज्य आपकी खबर का। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर भगवान राम को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा था कि आरएसएस और बीजेपी के लोग भगवान राम की सोच और भावना को नहीं मानते हैं। राहुल गांधी पदयात्रा के दौरान अपनी हर सभा में जय सिया राम के नारे लेकर बीजेपी और आरएसएस को घेरने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर पलटवार करते हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि इसे कांग्रेस की हार की खींच का परिणाम ही कह सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने हमारे ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा से खास बातचीत की है और उनसे बातचीत करते हुए राहुल गांधी को अपने अंदाज में जय श्री राम और जय सियाम भी कहा। राजस्थान का किसान, राजस्थान का मजदूर, तो उन्होंने अपने ही अंदाज में जय श्री राम और जय सिया राम भी कहा है। पदयात्रा कर रहे राहुल गांधी ने जय श्री राम और जय सिया राम को लेकर एक नया विवाद छेड़ दिया है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। केशव साहब, जय सिया राम और जय श्री राम को लेकर एक जबरदस्ती विवाद बनाने की कोशिश की जा रही है राहुल गांधी के द्वारा, क्या कहेंगे? देखिए, श्री राहुल गांधी जी को मेरी ओर से जय श्री राम भी, जय सिया राम भी, जय श्री कृष्ण भी, जय शिव भी, जय हनुमान जी। वो जो कहें, या मैं मानता हूँ कि कांग्रेस की विचारधारा हार रही है, भाजपा की विचारधारा जीत रही है। एग्जिट पोल के भी जो रुझान है वो इसमें आ गए। हिमाचल और गुजरात दोनों जगह बीजेपी की वापसी हो रही है। आपको लगता है कि खींच है जिसके कारण अब इस तरीके के जो बयान निकल के आ रहे हैं? खींच भी हो सकती है और अभी भारतीय जनता पार्टी के लगातार जनता की सेवा और सफलता के बाद उनकी ट्रेनिंग भी चल रही है। शुक्रिया। आप थे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिनके मुताबिक जय श्री राम की बात हो या फिर जय सिया राम की बात हो, अर्थ दोनों का एक ही है और उन्होंने राहुल गांधी को अपनी जो शुभकामनाएं हैं वो यूपी परिवहन निगम से पुरानी हो चुकी बसों को हटाकर उनके स्थान पर नई बसों को बेड़े में शामिल करने के लिए अनुपूरक बजट में राज्य सरकार ने 200 करोड़ का प्रावधान किया है। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी परिवहन निगम की बसों से सफर करने वाले आम आदमी की यात्रा को और सुगम और सुखद बनाना चाहते हैं, जिस उद्देश्य से परिवहन निगम की बसों में बड़े परिवर्तन किए जा रहे हैं। इस पर परिवहन निगम के एमडी संजय कुमार से बातचीत की है हमारे सहयोगी शैलेश शुक्ला ने। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका सीधे तौर पे ये कहना है कि हम परिवहन में बहुत सारे बदलाव कर रहे हैं और जो पुरानी बसें हैं उसको हम स्क्रैप के तौर पे निकाल रहे हैं। तो इस पूरे मामले में बात करने के लिए हमारे साथ यूपीएसआरटीसी के एमडी संजय कुमार जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल सदन के दौरान उन्होंने चर्चा की थी और उन्होंने ये कहा था कि जो पूरा बजट है उसमें हम पुरानी बसों का स्क्रैप करेंगे, लगभग 1000 बसें स्क्रैप होगी। उसकी क्या तैयारी है, कैसे आप उस पर? देखिए, हमारे पास यूपीएसआरटीसी का जो अपना बेड़ा है वो करीब 9000 बसों का है और जो एवरेज एज है आज की तारीख में लगभग 7.5 साल है। कोशिश है हमारी कि अगले 1 वर्ष में हम इसको 5 वर्ष तक ले आए। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग ने मुख्यमंत्री जी के सामने प्रस्तुतिकरण किया था और मुख्यमंत्री जी ने अनुपूरक बजट में, चूंकि सिर्फ 3 माह इसको खर्च करने के लिए बचे हैं, 200 करोड़ का बजट आवंटित किया है। इस वर्ष हम लोग मार्च 2023 तक हम लोग 1000 बसेस जो हैं जो जिनकी की आयु 10 साल से ज़्यादा है और लगभग जो 11 लाख किलोमीटर चल चुकी हैं, उनको हम लोग स्क्रैप करने जा रहे हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो रोडवेज की बसें हैं वो उनकी हालात काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं, जर्जर अवस्था में है और वो मुझे लगता है कि बड़ा दुर्घटना का कारण बनता है। तो इसको सेफ्टी फीचर्स वगैरह को डेवलप करने के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? पहला तो कि आम जनता का एक अनुभव जो है बस में चलने का वो बेहतर हो, उसके लिए हम लोग नई फ्लीट को रिप्लेस करने जा रहे हैं। नई फ्लीट से हम लोग पुरानी फ्लीट को रिप्लेस कर रहे हैं और इसके लिए हमारा लक्ष्य है कि 2024 मार्च लगभग, जिसमें कि 1 वर्ष का 1.25 साल का वक्त है, हम 2500 से ज़्यादा नई बसें लेकर आएंगे। जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जो सुरक्षा की बात कही, उसके लिए हम लोग ने कई महत्वपूर्ण कदम लिए हैं। पहला कि बस के इंस्पेक्शन की पूरी मोडालिटी जो है वो एक एसओपी तैयार किया गया है कि कोई भी बस निकलने से पहले उसका एक मानक तय किया गया कि ये चीज़ चेक होनी चाहिए। दूसरा जो है हम लोग ने ये इंश्योर कर रहे हैं कि अब अगले 6 महीने के अंदर यथासंभव हमारी टेंडर प्रक्रिया अगर पूर्ण हो गई तो वीएलटीडी डिवाइस और पैनिक बटन डिवाइस, वीएलटीडी डिवाइस से हम किसी भी बस को 24 घंटे 365 दिन कहाँ पे किस लोकेशन पे है उसको हम ट्रैक कर सकते हैं। और जो पैनिक बटन है वो सुरक्षा बटन के रूप में है, जो कि डायल 112 से भी इंटीग्रेट होगा, हमारे कंट्रोल कमांड सेंटर से भी इंटीग्रेट होगा। यूपीएसआरटीसी के एमडी संजय कुमार जी जो हमसे बात कर रहे थे और कैमरा पर्सन सुशील अवस्थी के साथ शैलेश शुक्ला, सुदर्शन।
और चलिए खबर आपको हम बताते हैं जनपद चंदौली से, जहां सूबे की सरकार व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, तो वहीं चंदौली जनपद का नगर पंचायत विभाग भ्रष्टाचार और अधिकारियों को मनमाने रवैये के कारण सुर्खियों में है। आपको बता दें कि सुदर्शन की टीम जब मौके पर पहुंची तो नजारा उलट मिला, जहां संबंधित अधिकारी इनकी मरम्मत के नाम पर मोटी कमाई के चक्कर में पड़े हैं। इतना ही नहीं, नगर में आवास निर्माण के नाम पर बिना नक्शा पास कराए मोटी रकम की वसूली का मामला भी सामने आया है। 12 वर्षों से कार्यरत बाबू इकबाल अहमद की मिलीभगत से उक्त विभाग में भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत पकड़ बना चुकी हैं। इन सभी आरोपों की पुष्टि करते हुए चेयरमैन रविंद्रनाथ गौड़ ने सुदर्शन न्यूज को बताया कि भ्रष्टाचार विभाग में चरम पर है और संबंधित अधिकारी मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। उन्हें शासन के निर्देशों से कोई सरोकार नहीं है। जी, इसके लिए तो हमने खुद ही पीओ और बाबू को संबंधित लोगों को कहा कि जो गाड़ियाँ अगर अपनी निजी गाड़ी है तो लोग तत्काल कारखाने में दिखवा लेते हैं, तो चूँकि हम तो कारखाने में गाड़ी लेके जाएंगे नहीं, और हमने तो तत्काल कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो मेरे रिज्यूम में आई, हमने कहा इसका रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। इसके लिए हमने एक मनोज चौरसिया जी हैं वकील साहब, जो पार्टी विभाग को देखते हैं, बाकायदा फाइल बनी, लेकिन उसमें भी लोग पता नहीं रजिस्ट्रेशन कराए कि नहीं कराए, क्या समस्या लोग सामने आ रही है। और गाड़ियों का रिपेयर मरम्मत अभी देखिए, अभी हमने बड़े बाबू से कहा कि ये ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। ये चंदौली नगर पंचायत है और यहाँ पे भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है कि जो नई गाड़ियाँ हैं यहाँ पे आज वो कबाड़ के रूप ले चुकी हैं। यहाँ के जो बड़े बाबू हैं इकबाल अहमद, ये कई वर्षों से यहीं पे कार्यरत है, आज तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और पूरा नगर पंचायत जो है भ्रष्टाचार की बलि बेदी पे आज खड़ा हुआ है। यहाँ के चेयरमैन ने भी बताया कि यहाँ पे काफ़ी भ्रष्टाचार है, हमने कार्रवाई के लिए दिया है लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और यहाँ जो निर्माण हो रहा है, जो आवासों का निर्माण हो रहा है, उसमें भी काफ़ी भ्रष्टाचार है। जो नक्शा पास कराया जाता है, नक्शा पास नहीं कराया जाता है। यहाँ के कर्मचारी जाते हैं वन स्वामियों से मिलकर कुछ दक्षिणा लेकर के वहाँ से भाग आते हैं, जो कि राजस्व का सबसे बड़ी चोरी की जाती है। इसमें बड़ा भ्रष्टाचार है। कैमरा मैन से कहें कि ये दिखाएं, ये तमाम जो यहाँ पे गाड़ियाँ हैं। यूपी के कानपुर में कोचिंग जा रहे साइकिल सवार छात्रों को ट्रक ने टक्कर मार दी। वहीं टक्कर लगने से छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने रोड पर जाम लगा दिया। आपको बता दें कि बिल्लौर थाना क्षेत्र के चौबीगही गांव निवासी छात्र साइकिल से बिल्लौर कोचिंग के लिए जा रहा था, तभी बिल्लौर कस्बा स्थित बड़ौदा बैंक के निकट पीछे से आ रहे कंटेनर ने टक्कर मार दी। घटना में चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना को लेकर राहगीरों की सूचना पर पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचकर फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। बात करेंगे यूपी के हरदोई की। यूपी के हरदोई में बीते 30 नवंबर को जन सेवा केंद्र संचालक से हुई लूट के मामले में पुलिस ने 2 व्यक्तियों को नकदी और अवैध शस्त्र के साथ घटना में प्रयुक्त बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बीते 30 नवंबर को हरदोई के आंजी रेलवे स्टेशन के पास जन सेवा केंद्र संचालक को 3 नकाबपोश बदमाशों ने सर पर लोहे की रॉड मारकर घायल कर दिया था। उसके पास से 3 लाख की नकदी और लैपटॉप लूट लिया था। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि मामले में शाहबाद के रहने वाले 2 अभियुक्त नरेंद्र और निमित्त को गिरफ्तार कर लिया गया। लूटे गए 36,000 रुपए, लैपटॉप, अवैध शस्त्र और बाइक बरामद की गई। वहीं लूट में शामिल 1 अभियुक्त के साथ ही घटना की साजिश रचने में कुछ अन्य अभियुक्तों के नाम सामने आए। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मैं एक ग्राहक सेवा केंद्र संचालक अपने घर से अपने केंद्र के लिए जा रहा था। बैग में उसके कुछ रुपए थे जो कि बिजनेस के थे। रास्ते में एक सुनसान जगह पर मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों ने, उसमें से एक ने इसके सर पर लोहे की रॉड से मारकर घायल किया। इसका बैग छीन लिया गया, लूट लिया गया और फिर फायरिंग करते हुए वो बदमाश वहाँ से फरार हो गए थे। इसी में जनपदीय पुलिस में सभी को लगाया गया था, जिसमें आज सफलता मिली है और 2 अभियुक्त जो कि थाना शाहबाद क्षेत्र के निवासी है, उनको अरेस्ट किया गया है। एक नरेंद्र है और एक निमित्त है। इनके द्वारा घटना किया जाना स्वीकार किया गया। अपने लूट के एक अन्य साथी और साथ में सहयोग के अन्य लोगों के बारे में भी बताया है, जिनकी पड़ताल की जा रही है। इनके पास से लूटा हुआ उस जो बैग में एक लैपटॉप भी था, लूटा हुआ लैपटॉप और लगभग 36,000 रुपये जो इनको बटवा।
यूपी के हरदोई में एक उपभोक्ता के करंट लगने से हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि गंभीर हालत में उपभोक्ता को सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां दूसरी ओर बिजली कर्मियों पर अवैध वसूली का आरोप भी लगा है। दरअसल बिजली कर्मियों की टीम उपभोक्ता के घर पहुंची, जहां उपभोक्ता के घर के बाहर बिजली का मीटर लगा था। इसके बावजूद बिजली कर्मचारियों ने घर के युवक से छत पर चढ़कर केबल दिखाने के लिए कहा, तो वहीं युवक छत पर चढ़कर बिजली का जो केबल तार था उसको दिखाने लगा, और जैसे ही उसने केबल को पकड़ा वैसे एक संवेदना कर्मी ने बिजली की केबल ने उसको खींच लिया, जिससे वो ज़मीन पर गिर गया। और जैसे ही वो ज़मीन पर गिरा उसके बाद आनंद फानन में उसको सीएचसी शाहबाद में भर्ती कराया गया। इस घटना से आक्रोशित होकर लोगों ने मौके से संवेदना कर्मी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला ये है, ये लाइट वाले 6 बजे आए, कोई टाइमिंग नहीं थी, कोई अभियान नहीं चल रहा, कोई स्कीम नहीं चल रही है। जब बिजली चेकिंग करने आए, ऊपर अगला चेक कराने गया तो उन्हें केबल खींच दिया, उसके करंट लगा, वो नीचे आ गया। 6 फीट का जुआन था, अगर हल्का फुल्का होता चला जाता। ये क्या करते, इसका क्या जवाब देते? बिजली विभाग वाले कोई जवाब देते? उसमें जितने प्राइवेट सेक्टर के थे, जयथारे थे, कोई सरकारी कर्मचारी नहीं था। संजय भी थे, संजय भी है, उसमें संजय ही मौके पर था, संजय नहीं। यूपी के महोबा में हिंदू युवा सम्मेलन कर बजरंग दल ने गीता जयंती के इसके उपलक्ष्य में भव्य शौर्य यात्रा निकाली। इस दौरान हाथों में भगवा ध्वज लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि शौर्य दिवस को संपूर्ण देश में 9000 प्रखंडों में मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य हिंदू नौजवानों को जन जागरण करना है। साथ ही मुख्यालय के कॉलेज में हिंदू युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि गीता जयंती के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद ने 10 दिनों को शौर्य दिवस के रूप में घोषित किया है, और शौर्य दिवस के रूप में हिंदू जन जागरण भी किया जा रहा है। आज महोबा में बजरंग दल शौर्य यात्रा संपूर्ण देश के अंदर गीता जयंती के अवसर पर संपूर्ण देश में 10 दिन विश्व हिंदू परिषद ने शौर्य दिवस घोषित किया है। इस शौर्य दिवस को पूरे देश में 9000 प्रखंडों में मनाया जा रहा है। इस शौर्य दिवस के रूप में संपूर्ण देश के अंदर हिंदू नौजवानों के जन जागरण किया जा रहा है, और हिंदू नौजवानों को साहसी पराक्रमी शौर्यवान बनाकर इस देश के अंदर जो हिंदू जीवन मूल्यों पर प्रतिघात हो रहे हैं, जो घात हो रहे हैं, जो इस्लामिक जिहाद के द्वारा सरतन से जुदा, इस्लामिक जिहाद के द्वारा लब जिहाद जैसी बर्बर घटनाएं हो रही हैं, जो हमारे सामने ऐसे षड्यंत्र बार बार आ रहे हैं, और कहीं न कहीं इन सबसे बचने का और इन सबको मुंह तोड़ जवाब देने का एक ही उपाय है, वो है हिंदू का जन जागरण। इसलिए हिंदू नौजवानों के बीच में शौर्य यात्राओं के माध्यम से संपूर्ण देश के हिंदू नौजवानों का जन जागरण किया जा रहा है। युवा सम्मेलन और शौर्य यात्रा को लेकर के यह कार्यक्रम है, जिसमें आने का सौभाग्य मिला है, और तमाम अनेकों लाखों हिंदू युवाओं को भगवान कामतानाथ जी का आशीर्वाद, अखंड भारत की स्थापना हो, और जो राम जन्मभूमि पर भव्य दिव्य मंदिर बनाया जा रहा है, तभी बाबर की मस्जिद थी, उसको ढहा करके उसी के शौर्य के रूप में हम सारे लोग शौर्य दिवस के रूप में इसको मनाते हैं, और यह हमारी सदियों की परंपरा रही है। उसी कालखंड में वर्तमान में इसको मनाते हैं। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है, पूर्व में भी था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस ने 11 ज्वारियों को दबोचा है। वहीं पकड़े गए ज्वारियों से पुलिस ने लगभग 3 लाख रुपए से अधिक और ताश की गड्डियां बरामद की हैं। आपको बता दें कि सभी ज्वारी शहर के नामचीन कारोबारी बताए जा रहे हैं, जहां मंगलवार देर शाम पुलिस को सूचना मिली थी कि झांसी रोड थाना क्षेत्र स्थित क्लब में ज्वारियों का जमघट लगा है, और इसी की सूचना पर संबंधित थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त रूप से क्लब कमरा नंबर 4 में दबिश दी, तो कमरे के अंदर जुआ खेलते कुछ लोग मिले। जुआ खेलने वाले आरोपियों की संख्या 11 बताई जा रही है। साथ ही पुलिस ने मौके से 3,30,015 रुपये और ताश की गड्डियां बरामद की। वहीं पकड़े गए आरोपी शहर के नामचीन कारोबारी हैं। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आएंगे ना, आ गए। हाँ, ये एक्चुअली मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि जीवाजी क्लब में कमरा नंबर 4 में
जुआ चल रहा है। तो उस पर से क्राइम की टीम और थाना झांसी रोड के फोर्स ने संयुक्त रूप से दबिश देकर ये जुआ पकड़ा। तो इसमें करीब 11 व्यक्ति पकड़े गए और 3,30,015 की नगद राशि। इसमें कौन पे व्यापारी वगैरह थे या कोई बड़े नाम? हाँ, कुछ स्थानीय व्यवसायी हैं अलग अलग स्तर के। इससे पहले भी कोई सूचना पड़ी हो इसके बारे में? नहीं, ये तो आज पहली बार ही सूचना मिली थी। बीच में तो कोई ऐसी सूचना मिली थी। कई खबरें हैं कि वहाँ पर भी इस तरह के जुए गतिविधियाँ चलती हैं। तो उस बारे में तो थाना इंदरगंज बता सकते हैं, बाकी ऐसी कोई सूचना तो मिली नहीं। ठीक, वो थाना इंदरगंज में आता है। प्रदेश में आक्रोश यात्रा शुरू होने से पहले आयोजित सभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने बजट से पूर्व प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 5वां साल केवल झूठ बोलने का साल होता है, क्योंकि सत्र में की गई घोषणा पूरी नहीं होती है। और इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कानून व्यवस्था, राम मंदिर सहित विभिन्न मुद्दों पर जमकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। आगे क्या कुछ कहा, जरा आप खुद सुनिए। गांधी से हमारा इस यात्रा का कोई संबंध है? हमारा संबंध इस बात से है कि 17 तारीख के दिन, इस दिसंबर के दिन, इस सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा हुआ। अब इस 4 साल में अगर हमने कुछ पाया या खोया, इसका हिसाब लगाना राजनीतिक पार्टियों के लिए भी जरूरी है और जनता को भी जरूरी है, क्योंकि जो लास्ट 5वां साल होता है वो तो झूठ बोलने का राज है। जो चाहो तो घोषणा करो, क्योंकि पूरी तो उनको करना नहीं है, करेगा तो आगे होने वाला। और इसी के साथ आपका राज्य आपकी खबर में फिलहाल इतना ही। सुदर्शन न्यूज पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।